अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस समय सियासी गलियारों में जोरदार हलचल मची हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। वो आज करीबन 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर को 12:30 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात होगी। आपको बता दें कि कल दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी थी। सूत्रों की माने तो सीएम योगी की इन मुलाकातों में यूपी चुनाव की चर्चा हुई है। चुनाव का एजेंडा, मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल, संगठन और सरकार के समन्वय जैसे मुद्दों पर बात होना है। तो वहीं ऐसी भी खबर आ रही है कि केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने के बाद से एक बार फिर राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। इन अटकलों को तब और बल मिला जब सूत्रों ने दावा किया कि नड्डा ने पीएम मोदी से मुलाकात करी और एक दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद सीएम योगी से मिलने पहुंचे। प्रसाद ने हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करार दिया है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और विधान परिषद के सदस्य एके शर्मा भी इस समय दिल्ली में। एके शर्मा को पीएम मोदी का करीबी समझा जाता है। सीएम योगी की इस दिल्ली यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में यूपी उत्तराखंड के संपादक के उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से लगातार सीएम योगी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मैसेज है, इसके जरिए आज प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, राष्ट्रपति से भी मिलने का समय मांगा है, क्या इसके पीछे संदेश समझा जाए? देखिए, बस अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री की मुलाकात होने वाली है जी। कल उनकी तमाम मुलाकातें हुई हैं, उसमें अमित शाह प्रमुख थे। और मैं एक आपको बात बता दूं कि अब चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव निकट है और केंद्र का जो लोकसभा का चुनाव होता है वो 2024 में होता है, तो लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री की गद्दी है या प्रधानमंत्री की कुर्सी या प्रधानमंत्री का सत्ता का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। तो किसी भी तौर पर उत्तर प्रदेश को ढीला नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए ये पूरी कमान अब अमित शाह ने संभाल ली है। यहाँ पर असंतुष्ट कोई है, यहाँ मंत्रिमंडल में विस्तार होना है या अन्य निगमों के अध्यक्षों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का चयन होना है, इन सब को लेकर के अमित शाह ने इसकी कमान संभाल ली है। 2013 में आपको याद होगा कि 2013 में अमित शाह यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और उसके बाद 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सर्वाधिक सीट, लगभग 72 सीट यहाँ से जीती थी लोकसभा की, और विधानसभा के जब चुनाव हुए तो उसके भी अप्रत्याशित परिणाम आए और 325 के आसपास इनकी सीटें रही है पूरे गठबंधन की। कल छोटे छोटे जो दल हैं उनसे मुलाकात, उनके नेताओं से मुलाकात का भी अर्थ यही है कि अब ये छोटे छोटे दलों के बीच में यदि कोई नाराजगी है तो वो दूर की जाए, यदि उनकी कोई मांग है तो उस पर सुनवाई की जाए, उनकी मांगों को किसी हद तक पूरा करने की कोशिश की जाए। जैसे अपना दल की अनुप्रिया पटेल उनसे मिली है, अमित शाह से भी मिली है और संजय निषाद पार्टी के हैं। ये छोटे छोटे दल हैं लेकिन अपनी जातियों में इनका अच्छा खासा दखल है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उनका कोई भी सहयोगी उनसे रूठे या उनसे दूर जाए, तो उनकी बात सुनी गई है। सर, इस बात में कितनी सत्यता समझी जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को भी मनाने की कवायद चल रही है। ओम प्रकाश राजभर को मुझे लगता है कि शायद न मनाया जाए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया था योगी के लिए, अमित शाह के लिए, तो उस भाषा को देखते हुए ये मुश्किल है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, तो हो सकता है कि राजभर से, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर को मनाने की कोशिश चल रही है। ठीक है सर, योगी आदित्यनाथ से जितेंद्र प्रसाद भी मिले और भी तमाम लोग थे, उनकी मुलाकात देर शाम हुई है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, यानी कि योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री से मिलने से पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री की मुलाकात हो चुकी है। यानी कि ये समझा जाए कि एक रिपोर्ट कार्ड दिया गया है जो प्रदेश की सियासत के लिहाज से है, या फिर कोई अन्य इसको संकेत समझा जाए, या औपचारिक मुलाकात ये रही होगी? नहीं, अमित शाह चूंकि गृह मंत्री है, उनके पास बहुत सारी एजेंसियों से फीडबैक होता है, सरकार का भी फीडबैक होता है, संगठन का भी फीडबैक होता है। इसके अलावा बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह भी अभी दिल्ली गए थे, तो उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया है।
तो जाहिर तौर पे एक सिस्टम बीजेपी में बना हुआ है कि अमित शाह को ये फीडबैक जेपी नड्डा को दिया गया होगा, जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया होगा और अमित शाह को दिया होगा। तो अमित शाह चूंकि गृह मंत्री है तो उनकी मुलाकात वैसे भी होती रहती है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, इस दौरान अगर उनकी मुलाकात होती है तो उससे जोड़ के देखा जाता है। और ये जाहिर तौर पे सही बात है कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी है, तो एक दूसरे को जो भी फीडबैक होता है वो जानकारी रहती है, ट्रांसपेरेंसी उसमें रहती है। अभी तो इसके जो परिणाम है, जब योगी वापस लखनऊ आ जाएंगे लौट करके, तब पता चलेगा कि क्या चेंजेज होने जा रहे हैं, क्या नहीं होने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस आने वाला हफ्ता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें ये सारे जो भी बदलाव तय किए गए होंगे संगठन और सत्ता की ओर से, वो देखने को अनुप्रिया पटेल लगातार जो है ज्यादा हिस्सेदारी की मांग करती रही हैं, अभी उनका एक ही राज्य मंत्री है। इस दौरान क्या लगता है कि अनुप्रिया पटेल की अमित शाह से मुलाकात के बाद किसी तरह का संभावित परिवर्तन अपना दल के परिप्रेक्ष्य हो सकता है क्या? ये संभव है कि अनुप्रिया पटेल को, चूंकि वो लोकसभा सदस्य है, सांसद हैं, पिछली बार वो राज्य मंत्री थी लेकिन इस बार उनको मंत्री पद नहीं मिला है, तो ये संभव है कि अनुप्रिया पटेल को इस बार फिर से एक बार केंद्र में मंत्री बना लिया जाए और एक मंत्री हो सकता है उनको यहाँ उत्तर प्रदेश में भी और मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने समझा और जाना कि क्या है सियासी टेम्परेचर इस समय मौजूदा वक्त में। सियासत का टेम्परेचर है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खबर है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर से बीजेपी के नेताओं की बातचीत चल रही है। इस काम में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के कुछ बड़े नेताओं को काम पर लगा रखा है। ओपी राजभर बीजेपी से अलग होने के बाद लगातार हमलावर रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने जो है असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल भी किया है। राजभर बीजेपी को भारतीय झूठ पार्टी तक कह चुके हैं। इन सब के होते हुए भी, इन सब घटनाक्रम के होते हुए भी यूपी में सियासत लगातार तब्दील हो रही है। ऐसे में कुछ भी संभव हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन में काम करने वाले कुछ नेताओं के अच्छे दिन आ सकते हैं। योगी सरकार जल्द ही प्रदेश में लंबे समय से खाली चल रहे 3 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का ऐलान कर सकती है। इन पदों की जिम्मेदारी संगठन से जुड़े नेताओं की ही होगी। प्रदेश में आयोग के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। राज्य इन पदों को भरकर नाराज चल रहे नेताओं को विधानसभा चुनाव से पहले खुश कर सकती है। आपको बता दें कि यूपी में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी करीबन 2 साल से खाली पड़ी हुई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष का पद भी करीबन 1.5 साल से रिक्त पड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी के राजनीतिक हलचल को लेकर के हमलावर हैं। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण के साथ ही राजनीतिक संक्रमण की जद में भी है। भाजपा सरकार के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ऐसे में अब मुख्यमंत्री का नियंत्रण भी ढीला पड़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली लखनऊ के बीच तनातनी के संकेत हैं, उससे लगता है कि जो दिख रहा है वो अगले संकट का संकेत है। मुख्यमंत्री को उनके अफसर हकीकत से रूबरू कराने से बचते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि प्रदेश में भाजपा के विरोध और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर 2022 का संकेत दे रही है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश को हर एक को मुफ्त टीका लगाने का प्रचार तो जोर शोर से किया गया, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन के झमेले में गांव वाला परेशान है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर भी हमला है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 7 महीने पहले शुरू हुआ किसान आंदोलन अब पूरी तरीके से सियासी होने वाला है। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ सीक्रेट प्लान तैयार किया है। लेकिन क्या है ये सीक्रेट प्लान जो भाजपा के खिलाफ तैयार हुआ है? आपको उसके लिए रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, बंगाल में लगातार तीसरी बार जीत के बाद ममता के हौसले बुलंद हैं। अब वो दूसरे राज्यों में भी अपने पैर जमाने की योजना पर काम कर रही है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। सबसे बड़ा दांव उत्तर प्रदेश में खेलने के लिए ममता ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। ममता यूपी में दलित, पिछड़ा, महिला और किसानों पर फोकस करना चाहती है। अपने इसी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए ममता ने भारतीय किसान यूनियन के नेता
राकेश टिकैत से 9 जून को कोलकाता में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में ममता और टिकैत ने एक सीक्रेट प्लान भी बनाया है। प्लानिंग के तहत टीएमसी के सांसद किसानों का मुद्दा संसद में उठाएंगे और टिकैत के साथ किसान यूपी के हर जिले में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। ममता ने अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए किसान नेता टिकैत से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि ममता ने एक स्थानीय किसान संगठन के जरिए राकेश टिकैत को बंगाल आने का न्योता भेजा था। इस मुलाकात की तारीख, जगह और समय इतना गुप्त रखा गया कि भारतीय किसान यूनियन ने भी इसे लेकर पहले से कोई बयान नहीं दिया। दरअसल ममता दीदी नहीं चाहती थी कि मुलाकात से पहले इसकी खबर मीडिया में आए। उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ किसान फोर्स कितनी मजबूत होगी, इसका अंदाजा ममता के साथ बैठक में शामिल नेताओं से ही लगाया जा सकता है। इस मीटिंग में स्थानीय किसान संगठन वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर तेजिंदर सिंह बल, भारतीय किसान यूनियन से राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह मौजूद थे। हालांकि किसान नेताओं ने मीटिंग की पहल ममता बनर्जी की ओर से होने को नकार दिया है। आंदोलन के शुरुआती दौर से ही भाजपाई इसे राजनीतिक आंदोलन बताते रहे हैं। वही किसान नेता लगातार आंदोलन को राजनीति से दूर बताने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन अब राकेश टिकैत इस आंदोलन को ममता के राजनीतिक मंच के तौर पर तैयार करने वाले हैं। आंदोलन स्थल पर एक पंडाल टीएमसी का भी लगने वाला है। टिकैत के करीबी किसान नेताओं की माने तो ममता का मंच किसान नेताओं के लिए बने मंच से अलग होगा। इसके अलावा गैर भाजपाई राजनीतिज्ञों से भी ममता बनर्जी बात कर रही है। दिल्ली में कोरोना के हालात संभलते ही ममता का राजनीतिक मंच सच कर तैयार हो जाएगा। प्लानिंग में ये भी है कि किसी कारणवश यदि टिकैत के धरना स्थल पर ममता का मंच तैयार नहीं हो पाता है तो ममता बनर्जी के लिए वर्चुअल मंच तैयार होगा। लबरेज ममता दीदी की प्लानिंग अब देश की सत्ता से भाजपा को उखाड़ फेंकने की है। इस मकसद के लिए वो यूपी में भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहती है। किसान नेताओं के अलावा ममता के लोग बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं से भी संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि बसपा के लिए टीएमसी के पास 2 तरह का प्लान है। या तो बसपा गठबंधन कर चुनाव लड़ने को तैयार हो जाए, नहीं तो पार्टी को हाशिए पर जाता देख रहे बसपा नेता ममता के साथ हो ले। बहरहाल देखना होगा कि बंगाल की फतह के बाद ममता की ये कोशिश क्या रंग लाती है। तो वहीं मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 6 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात करी। इस मुलाकात पर जब सवाल उठे तो राकेश टिकैत भड़क गए। पत्रकारों ने जब उनसे मुलाकात को लेकर सवाल किए तो टिकैत ने कहा, मैं मुख्यमंत्री से मिला, न कि पार्टी प्रमुख से। क्या मैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिला, जो भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी? देश के अंदर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वीजा लगता है क्या? राकेश के तेवर उनका अलग ही रुख बयां कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रसार पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रभावी नियंत्रण हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद भी बीते 24 घंटे में 3,05,731 सैंपल की टेस्टिंग हुई। 642 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 82 लोगों की जान गई है। अब रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 98% के पार चल रहा है। साथ ही पॉजिटिविटी रेट 0.3%। तो बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 700 के अंदर पहुंच चुका है, या यूं कहें कि 650 के अंदर पहुंच चुका है। लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में कमी देखने को मिल रही है।
जहां एक तरफ भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार बैठक और मंथन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों और सांसदों की सरकार से परेशान नहीं खत्म हो रही है। कुछ विधायकों ने जहां दूसरी लहर में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, अब जालौन से भाजपा सांसद भानु प्रताप वर्मा ने ट्वीट करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विभाग की शिकायत करी है। सांसद ने लिखा कि कोंचुरई मार्ग पर पुल का निर्माण किया जा रहा है, वो घटिया स्तर का है, जिसकी शिकायत भी कई बार की गई लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सांसद भानु प्रताप ने बुधवार सुबह ये ट्वीट किया था। इसके बाद विभागीय अफसरों में खलबली मच गई। आनन फानन में सांसद को मैनेज करने की कोशिश होने लगी। इसके बाद शाम को करीबन 7 बजे सांसद ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। और जब इनसे इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब हमारी सुनवाई हो गई है, पहले तो सुनवाई नहीं हो रही थी। जब ट्वीट के बाद विपक्षियों ने मुद्दा बनाकर मामला सामने लाया तो सांसद जी ने ट्वीट डिलीट कर दिया है। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद जिले के डासना मंदिर में महंत नरसिम्हानंद ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने गुरुवार को मथुरा में कहा कि जहां भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है वहां से दूसरों को जीवित नहीं छोड़ते। लोग हिंदू नेताओं के भरोसे में न रहें। हर हिंदू के कम से कम 5 से 6 बच्चे होने ही चाहिए। नरसिम्हानंद ने कहा कि जिस तरीके से मुस्लिमों की जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है वो महाविनाश ला रहा है। हर हिंदू को शस्त्रधारी होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि मास्क लगाकर आपको बीमार बनाया जा रहा है। मैं ना तो मास्क लगाता हूं ना ही कोरोना को मानता हूं। महंत यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या हिंदू के विनाश का कारण बन सकती है। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, ऐसे में हिंदुत्व की बात करने वाले लीडर अगर ऐसी बात करते हैं तो देश कैसे कोरोना महामारी से लड़ सकेगा? आप ही सोचिए। अंधकार में, बहुत ही अंधकार में मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने न केवल हिंदुस्तान, न केवल भारतवर्ष, बल्कि पूरी दुनिया को एक नरक, एक जहन्नुम में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, एक देश बताओ जहां वो दूसरों को जीवित छोड़ते हो। एक देश बताओ। ऐसा कोई देश धरती पर नहीं है जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाती हो और वो किसी दूसरे को जीवित छोड़ते हो। मास्क लगाकर तो आप लोगों को बीमार बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं तो मास्क का प्रयोग ही नहीं करता हूं। कारण इसका यह है, मुझे अपनी इम्यूनिटी पर विश्वास है और मैं कोरोना को भी नहीं मानता हूं। कोरोना को केवल वो लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं जिनका मनोबल कमजोर है और जिनके परिवार के लोग साथ नहीं है। मेरे सब साथी मेरे साथ हैं। तो ये है महंत जी, जिनकी बोली सुनिए। समाज में विभाजन से लेकर संक्रमण के आक्रामक होने तक हर एक ज्ञान इनके पास है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेश सैनी हमारे साथ में संवाददाता जुड़ चुके हैं मथुरा से। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला मथुरा के गोवर्धन का है, जहां पर कल जो डासना देवी मंदिर है गाजियाबाद का, वहां के जो महंत हैं वो यहाँ आए हुए थे और उन्होंने एक तरह से ये विवाद बयान दिया है, जिसमें एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं कोरोना को नहीं मानता, ना ही मैं मास्क का यूज करता हूं, और दूसरी तरफ वह मुसलमानों को खतरा भी बता रहे हैं। उनको ये साफ कहना है कि जिस तरह से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है वो हिंदू और हिंदुस्तान दोनों के लिए खतरा है और हिंदुओं को भी कम से कम 5 से 6 बच्चे। क्या कोई कार्रवाई हुई है क्या अभी तक सुरेश? जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जिस तरह से अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जो ये संत हैं वो इस तरह के पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन चूंकि ये अपने आप को हिंदूवादी नेता कहते हैं और सरकार भी हिंदुत्व की बात करती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार का भी कुछ इनको संरक्षण हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सरकार जो है मास्क लगाकर आपको कमजोर कर रही है, तो ये सरकार के खिलाफ भी कुछ बोल रहे हैं। और जहां तक ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के रहने वाले, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उनके प्रेम में भी एक तरह से जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने विवादित बयान दिया है। मीना कुमारी ने लड़कियों को लेकर ऐसी टिप्पणी करी जिस पर हंगामा खड़ा हो गया।
मीना कुमारी ने कहा कि लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, उनके मोबाइल फोन चेक नहीं होते हैं, घर वालों को पता नहीं चलता और फिर मोबाइल से बात करते करते वो लड़कों के साथ भाग जाया करती हैं। महिला आयोग के सदस्य होते हुए ये बयान हैरान करने वाले हैं और शर्मिंदा भी करने वाले हैं। देखिए ये क्या बोल रही हैं। इसमें पैरवी करनी पड़ेगी, अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं, मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।